आज एक भैया ने कुछ लिखा है, एक कल के वीडियो पर कुछ लिखा है, तो उसको मैं सवाल की तरह लेकर, उन्होंने सवाल लिखा नहीं, उन्होंने कुछ और लिखा है, कमेंट लिखा है। कमेंट बड़े वो होते हैं, जैसे कोई भी भीड़ चलते बोल देता है किसी को ऐसे ही, बट फिर भी मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज किसी ने भीड़ में से कुछ बोला तो है। लोग कितने लोग देखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। तो कल के वीडियो पर भैया ने लिखा है, एंड आशीष जी, आप बोल रहे थे कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जो डिस्ट्रक्ट नहीं होती, मरती नहीं है, तो उसको किताब में क्यों खोज रहे हैं आप? अजीब नहीं है? उसको जानने के लिए आप किताब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अजीब है ना? क्योंकि जो अंदर है उसे बाहर क्या पढ़ रहे हैं आप? भाई, ये तो आपका डाउट है कि वो चीज़ आपके अंदर नहीं है और आप किताब आपको याद दिलाती है वो अंदर है। कुछ समझ नहीं आया इसको। इस क्वेश्चन को अगर मैं अपने हर्ट वर्ड को हटा दूं, क्योंकि जब भी कोई आपको पॉइंट आउट करता है तो आदमी हर्ट हो जाता है। वो बहुत देर तक नहीं टिकता। अगर आप सीरियसली किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो ये मेरे लिए एक बंदे की क्वेरी है, मेरी खुद के लिए भी क्वेरी है कि किसी किताब को पढ़ करके मैं अपने आप को कैसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर जब कोई चीज़ है तो मैं उसको बाहर कैसे देख रहा हूँ। स्क्रिप्चर्स, ये स्क्रिप्चर है एक, ये कोई अखबार तो है नहीं कि हम मोदी के बारे में समझें। स्क्रिप्चर जो होती है वो सेल्फ के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में लिखी जाती है। और लिखते कौन लोग हैं? जो लोग अपने बारे में जानते हैं। अच्छा, कल मैंने कहा मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो अनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन मैं उसको अभी तक पूरी तरह खोज नहीं पाया हूँ। मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे अंदर है। जैसे पुलिस होती है ना, डाउट करती है कि कौन है, मोटिव किसका है, खूनी कौन है या चोर कौन है। बहुत बार उनका डाउट खोजने पर सच साबित हो जाता है। ऐसे ही मुझे डाउट है कि मेरे अंदर कोई चीज़ है, लेकिन मैं अभी एनलाइटन नहीं हूँ। इसको ओपनली क्या, साफ जाहिर है कि मैं एनलाइटन नहीं हूँ। और जो आदमी इसको मान बैठता है कि मैं एनलाइटन हूँ, तो फिर उसको ढेर सारे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब, आप किताब पढ़ के क्यों समझ रहे हैं? फिर उसको, मैं सोल हूँ लेकिन मैं अभी ठीक से जानता नहीं हूँ, मुझे डाउट पैदा हुआ। और डाउट कैसे पैदा हुआ? उस बंदे के किताब पढ़ करके जो एनलाइटन था। उसमें भी ढेर सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं और ढेर सारी किताबें परवर्टेड हो चुकी हैं। मतलब गीता है 10-15 हज़ार साल पहले, 5,000 साल पहले लिखी गई है। उसको इतने लोगों ने कमेंट्रीज की हैं कि आज हम लोग जब पढ़ते हैं तो संस्कृत हम लोग को पहले नहीं आती, तो हम भगवान कृष्ण की बात कहाँ से समझें। और उसमें भी कभी उन्होंने आत्मा के बारे में लिखा है, कभी कुछ लिखा है। खैर, वो सब स्क्रिप्चर्स मेरे कान में पड़ती हैं तो मुझे सेल्फ के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं आती, मुझे हिम्मत नहीं आती, मुझे डाउट नहीं आता कि मेरे अंदर है कुछ। लेकिन इस बुक को पढ़ करके, अब पता है हम लोग हैं क्या नॉर्मली? सुबह से लेकर शाम तक और रात को हम लोग हैं क्या? वी आर बंच ऑफ थॉट्स विच आर रनिंग लाइक मधुमक्खीज, नॉट इवन मॉस्किटोज। मॉस्किटो तो आते हैं चले जाते हैं, मधुमक्खियां जैसे चलती रहती है ना, छत्ते पर देखा है आपने कभी? वूव करके चलती रहती है, ढेर सारे थॉट्स चलते रहते हैं। एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा। तो इन थॉट्स के बीच में कौन सी थॉट की आवाज़ मैं सुनूं? कौन सी थॉट है जो मुझे मेरे बारे में बताएगी? क्योंकि एक बताती है मेरी फैमिली के बारे में, एक बताती है मेरे बच्चे के बारे में, एक करियर के बारे में, एक अंदर जेलसी वाली है, एक कोई और चीज़ है, एक कोई और। इतने ढेर सारे थॉट्स और हर थॉट मुझे कहीं ना कहीं खींच रहा है। तो मैं किस थॉट की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ूं? उसी चीज़ में हेल्प करती है स्क्रिप्चर। और स्क्रिप्चर ज़रूरी नहीं कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जिससे मुझे हेल्प हो रही है, उससे आपको हेल्प हो। ये हर बंदे को पढ़ करके देखना पड़ता है कि उसके दिमाग का तालमेल, उसके थॉट्स का तालमेल किस चीज़ के साथ हो रहा है, किस चीज़ से उसको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो आई एम थैंकफुल टू पीजे सहर एंड आई एम थैंकफुल टू लाइफ कि मुझे इस तरह की किताब मिली, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। मेरे अंदर अनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। ये किताब, इसके शब्द जब मैं पढ़ता हूँ तो अनडिस्ट्रक्टेबल जो मेरे अंदर है उसकी घंटी की याद दिलाता है। बहुत से लोगों को अलग तरीके से आवाज़ आती थी,
कहते हैं लाउत्से को तो एक पत्ते की आवाज में उनको अपने सेल्फ का आवाज सुनाई देता था, किसी को किसी चीज में सुनाई देता था। एक और डाउट है भैया का, डाउट क्या, उनका रिक्वेस्ट है, जो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इसको, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं सब लोग यही कहते हैं आप किताब से मत पढ़ा करिए। आप जब खुद पढ़ते हैं, खुद बोलते हैं, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हाँ, मुझे भी लगता है जब डायरेक्टली मैं बोलता हूँ तो मैं सीधे जो भी थॉट्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस है वहाँ से बोलता हूँ। जब मैं किताब से पढ़ता हूँ तो पहले इंग्लिश पढ़ो और उसके कुछ सेकंड्स बीतते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, तो उसमें चीज़ें बीच बीच में बढ़ जाती हैं, टूट जाती हैं। ऐसा लगता है आँख किसी की लग गई, नाक किसी की लग गई। तो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो है भैया, जो मुझे आता है, जो खाना बनाने आता है मैं वही बनाऊंगा। अगर इससे आपको हेल्प हो सके तो ले लीजिए, बिकॉज कभी कभी तो जैसे अभी हम लोग बात करें, बिना पढ़े बात कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको कच्चा खाना मिलेगा, कभी कभी पका मिलेगा, तो खा के देखिए, अगर पचा सकें तो पचाइए। मैं उसमें और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तो फिलहाल पढ़ूंगा मैं, ये किताब भी पढ़ूंगा और उसको बीच बीच में जो कहीं फंसूंगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कल हम लोग देख रहे थे कि जो एनलाइटन लोग होते हैं उनकी एक नई प्रॉब्लम होती है। पता है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अपने आप में ये कंप्लीट स्टोरी है जो किसी एनलाइटन आदमी ने हमसे कही है, और उसकी ये उम्मीद है कि इसको पढ़ करके हमारे अंदर में उस चीज के लिए खूब स्ट्रांग इमोशंस पैदा हो जाएंगे और हम अपनी साधना, अपनी तपस्या और करना शुरू कर देंगे आगे की तरफ। तो अगर कोई चीज लगे आपको कि सर वो बात कहीं और रही थी, आपने उसको काट कर कुछ और बोल दिया, तो चिंता मत करिए, वो जुड़ जाती हैं। हमारे दिमाग की खास क्वालिटी होती है, जो चीज जिस बात को जहां जुड़नी होती है जोड़ लेता है, आज नहीं तो कल, अगर कान में पड़ी हो तो। क्योंकि कल मैंने देखा, कल हम लोग बात कर रहे थे जब इसकी फिलॉसफी के बारे में, कि फिलॉसफी बहुत जरूरी चीज है, हर बंदे को फिलॉसफर होना चाहिए। फिर अचानक हम लोग बात पे आ गए किसकी, न्यू प्रॉब्लम की। कौन सी न्यू प्रॉब्लम? एनलाइटन लोगों की प्रॉब्लम। इन दोनों को कनेक्शन दिखाई नहीं दिया। मैं भी जोड़ देता हूं आज, कम से कम जहां कहीं कटा फटा है वहां टेप तो चिपका ही सकते हैं हम लोग। फिलोसोफर्स थे वो लोग जो अपने बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए लगाई थी। उनके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। उनके लिए रुपया पैसा कमाना, उनके लिए इज्जत कमाना, नाम कमाना, वो सब जान गए थे कि ये सब किसी काम का नहीं है। तो एक ही पैराग्राफ में ऊपर का हिस्सा फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस बताई है। उसके बाद जब शुरू किया तो उन्होंने कहा, ऋषिज और द वाइज सीयर्स अराइव्ड एट दिस लेटर नॉलेज। लेटर नॉलेज मतलब कि ये दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। अगर अपना जानकारी हुई, अपना ज्ञान हुआ, तो ठीक है, ये दुनिया में जो कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लेंगे। फिलॉसफी के लिए इनफैक्ट वो करते भी नहीं है कि दुनिया को इंप्रूव कर दें। उनका तब तो पॉलिटिशियन हो जाते हैं, सोशल वर्कर हो जाते हैं। वो किस लिए फिलॉसफी कर रहे हैं? मैं किस लिए किताब को पढ़ रहा हूं? आप किस लिए आ रहे हैं यहां पे? अपने लिए। किसी तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाऊं। तो फिलोसोफर्स अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए करते हैं और पाए। ऋषिज जो होते हैं, सीयर्स होते हैं, वो इस ज्ञान पर आए कि फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट है। दे न्यू देमसेल्व्स इन देयर वेरी कोर टू बी अनटच्ड बाय डीके। उन्होंने अपने आप को जान लिया कि हम अंदर से, अभी हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम किताब की हेल्प ले रहे हैं और बार बार लेते रहेंगे। और जब अंदर से जान लिया कि हम लोग इमॉर्टल हैं, तब उनके लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरे लिए इमेजिनेशन नहीं था कि जो बुद्धा से, उनके लिए एक नई प्रॉब्लम क्या होगी। क्या प्रॉब्लम थी उनकी? अब वो एनलाइटन हो गए, अब उनका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि जो लोग एनलाइटन नहीं है वो तो अपनी फ्यूचर इधर उधर से ट्राई करते रहते हैं। चलो यार, इस जन्म में पैसे नहीं कमा पाए तो मर गए। आज मैं देख रहा था कि एक औरत अपने 4 बच्चों को मार दी, एक एक करके। बहुत गरीब थी, पैसे नहीं थे, मार डाला। बोल रही थी गरीबी में क्या जीना। तो ऐसा आदमी क्या चाहेगा? पैसे चाहेगा, रुपए पैसे चाहेगा। हम लोग भी यहां पर बैठे हैं, तो जब किसी अमीर आदमी को देखेंगे तो सोचेंगे चलो मुझे पैसा मिल जाए,
कोई अपनी बीवी से परेशान है तो बोलेगा कि मुझे अच्छी समझदार बीवी मिल जाए। कोई अपने बच्चे से परेशान है तो यही उम्मीद करेगा कि मुझे अगले जन्म में या तो इसी जन्म में अच्छे बच्चे दो। हमारी प्रॉब्लम्स डिफाइन करती हैं हमारा फ्यूचर। लेकिन जो लोगों के पास प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका फ्यूचर कैसा होता है? मुझे भी क्वेश्चन उठा कि आशीष, जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कुछ देर के लिए तो मैं खाली हो गया प्रॉब्लम से। कुछ सेकंड के लिए जब मैंने पढ़ा ना, मैं कुछ सेकंड के लिए खाली हो गया। यार मान लो मेरे को कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, तो फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे एक पुराना क्वेश्चन था जो मुझे क्लियर हुआ इससे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आज से काफी साल पहले मैंने कोई फिल्म देखी थी, उनके बारे में ज्ञानेश्वरी लिखी थी। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। गीता, भगवत गीता जो होती है, उसका उन्होंने मराठी ट्रांसलेशन किया था, बट कविताएं बना बना के। मुझे लगता था ये कविताएं क्यों? इतने लायक लोग हैं, पढ़े लिखे, मतलब ज्ञानी आदमी, कहते हैं उनके पास मिस्टिकल पावर्स थी। भैंस से उन्होंने गीता पढ़वा दी थी, भैंस ने बोलना शुरू कर दिया था, ऐसी मिस्टिकल पावर्स थी उनके पास। तो ऐसा आदमी गीता क्यों लिख रहा है? और बाद में क्या किया पता है? समाधि ले ली उन्होंने, छोटी सी उम्र में बैठ करके अपनी बॉडी को छोड़कर बैठे बैठे समाधि में चले गए। जैसे रमण महर्षि के बारे में नहीं पढ़ रहे थे हम लोग? ये सब क्यों करते हैं यार ये लोग? क्यों नहीं नॉर्मल जिंदगी जीते हम लोगों की तरह? घर परिवार बनाएं, बीवी बच्चे पैदा करें, उनको पढ़ा, कम से कम उनके जैसे और बच्चे आएंगे क्या पता दुनिया में। ऐसे थॉट्स आते थे मुझे। लेकिन जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी क्या प्रॉब्लम है? दे हैव अ न्यू प्रॉब्लम ऑफ द नेचर ऑफ देयर फ्यूचर। उनका भविष्य कैसा होगा आफ्टर डेथ, एंड हाउ दैट फ्यूचर माइट बी सेफ गार्डेड। और जो भविष्य है तो उसको कैसे हम सेफ गार्ड करें, कैसे बचाएं। 2 पैराग्राफ थोड़े बहुत बोरिंग हैं, इसकी अंग्रेजी ध्यान से सुनिए। हिंदी का वेट मत करिए, क्योंकि आप हिंदी का वेट करते हैं इसलिए आप अंग्रेजी मिस कर जाते हैं, इसलिए आपको मजा नहीं आता। क्योंकि जब खाना खाते हैं तो सब्जी मत खाइए, दाल चावल भी खाइए। From his own inner being, the ancient Aryans deduced the true kernel of all forces of nature. जो सच्चे आर्यंस होते थे, उन्होंने अपने अंदर से, अपनी गहराइयों से दुनिया का हर फोर्स का के बारे में जाना। अंदर से, उन्होंने बाहर से साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं की। How correct this is gathered from the fact that only in ourselves can we descend into the ground of the world in which we are rooted. कोई भी चीज कितने सही मैं जान सकता हूं, ये उसी पर डिपेंड करता था आर्यंस के हिसाब से, कि मैं अपने गहरे कितना जा सकता हूं। अगर मैं ध्यान से अपने अंदर देख सकता हूं तो मैं बाहर के बारे में भी जान सकता हूं। For everything manifesting itself in our external sense is always revealed to us only our outer shell. क्योंकि बाहर से जो भी चीज दिखती है वो खाली बाहर की खोल दिखाई देती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी बाहर की खोल दिखाई दे रही है, बस। उठा लीजिए। कांट, Kant, कांट, नाम सुना है कहीं? कहां पर? ज़ेन योगा में। कांट ने डिस्कवर किया था, कौन सा? डार्विन ने नहीं किया था। एवोल्यूशन। ये बड़ी मिस्टिकल चीज है, मतलब बड़ी खास चीज है कि दुनिया जो है वो इवॉल्व कर रही है। इवॉल्व समझते हैं ना, कि दुनिया खराब थी और अच्छी होती जा रही है। उसी कांट कंफर्म्ड द आर्यन डिडक्शन। कांट ने भी इस बात को कंफर्म किया। कहां आर्यंस, कहां कांट? मरे होंगे आर्यंस, फिर कांट पैदा हुए होंगे, या तो आर्यंस ने कांट से सीखा होगा। एनीवेज, कांट ने भी कंफर्म किया आर्यंस की बात को। The concept we have generally of all substances has been borrowed by us from this I or the self. कि हमने जो भी दुनिया के बारे में सीखा है वो असल में उधार लिया गया है। किससे? हमारे आई या तो सेल्फ से, जो भरा हुआ है ज्ञान से। This is the original concept of substance. ये है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट सब्सटेंस का। सब्सटेंस मतलब आधार। सब्सटेंस या सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, हर चीज का जो बेस है। द ऋषि, मैंने पहली बार इस ऋषि का नाम सुना है, दीर्घात्माज शायद उनको कहते होंगे, जो बहुत सालों तक जीते होंगे। जो हमारे मित्र नहीं है गुरु जी, दादाश्री जी, वो जिस गुरु को मानते हैं उनका नाम है महाअवतार बाबा। कहते हैं हजारों साल से अभी तक जिंदा हैं, बहुत सालों से जी रहे हैं। द ऋषि दीर्घात्मा हु लिव्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ ऋग वेदा पीरियड। ऋग्वेदा का भी 2-3 पीरियड रहा होगा, तो सेकेंड हाफ का जो पीरियड था, सेड, उन्होंने कहा, डाइवर्स नेम्स
द पोएट गिव टू दैट विच इज ओनली वन. पोएट्स अलग अलग नाम देते हैं उस एक का जो असल में एक ही है. हमारे यहाँ भी ढेर सारी चीजें ऐसी जो अलग अलग हैं तो एक ही, लेकिन नाम अलग अलग देते हैं. इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, प्रशांत महासागर, अलग अलग नाम है, अलग अलग ओशन है ना, लेकिन पूरा ओशन तो एक ही है, तो नाम तो अलग अलग होते ही हैं. HYMN, इसको कैसे पढ़ेंगे? हिम, हिम, वही HIM का जो प्रोनाउंसिएशन वही है. इन द वेल नोन हिम ऑफ क्रिएशन, ये बहुत फेमस प्रेयर है. हिम मतलब प्रेयर क्रिएशन की, उसमें प्रेयर में बोला गया है, हु हैज परसीव्ड व्हेंस कम्स क्रिएशन. किसने देखा है? परसीव्ड, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं, देखा है. किसने देखा है कि कब ये ब्रह्मांड बना? क्वेश्चन. फ्रॉम इट द गॉड्स ऑफ द वर्ल्ड हैव स्प्रंग, क्योंकि उसी में से तो जब ब्रह्मांड बना होगा तो उसी में से तो देवता निकले होंगे. हु देयरफॉर स्टेट्स व्हेंस दे हैव कम, तो कौन बताएगा कि वो कहां से आए? इसके आंसर में एट दिस स्टेज द आंसर वाज दैट देयर वाज प्लेस्ड इन द थ्रोन अ सुप्रीम गॉड कॉल्ड प्रजापति. वर्ड मैंने पढ़ा विकिपीडिया पे, मैंने पढ़ा तो प्रजापति बोलते हैं कि जैसे कोई उपाधि टाइप की होती है, जैसे देवता होते हैं ऐसे प्रजापति कोई उपाधि होती है, कोई देवता भी होते हो. तो इसका आंसर कि दुनिया में किसने ब्रह्मांड को किसने बनाया, देवताओं को किसने बनाया, इसका आंसर है कि सबसे पहले रखा गया एक सुप्रीम गॉड जिसका नाम था प्रजापति. ये सब भले अभी सुनने में बड़े अजीब लगते हो, बट फिर भी इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको कुछ मिलेगा. ठीक है. प्रजापति, द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, जो इस ब्रह्मांड का भगवान था. बट ही वॉज स्टिल अ पर्सन, लेकिन वो इंसान ही था, एक तरह से फिजिकल था. Nevertheless, he differed from the personal God of Christianity in that he did not place the world outside himself. लेकिन ये जो क्रिश्चियनिटी के गॉड माने जाते हैं किताबों में, ये उनसे अलग है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी के गॉड है वो अपने आप को अलग मानते हैं कि मैं ब्रह्मांड, मैंने दुनिया बना दी है, तुम उसमें सड़ो मरो. उसमें सांप रख दिया, पता है ना, सांप ने काटा सबको, मालूम है ना. एडम ईव कौन है? धरती पे जो पहले इंसान थे, आदमी और औरत, उनका नाम है एडम और ईव. और इसमें एक नॉलेज का सांप था जिसने एडम को काट लिया. तो एडम और ईव ने प्यार करना शुरू कर दिया, सेक्स करना शुरू कर दिया, उससे हम सब बने ऐसी. और इस दुनिया में गॉड नहीं रहते, गॉड रहते हैं दूसरी किंगडम में, किंगडम ऑफ गॉड में. लेकिन ये जो प्रजापति या जिसको नाम दे रहे हैं, ये इसी दुनिया में रहते हैं, हमारी ही दुनिया में रहते हैं. On the contrary, he transformed himself wholly or partially, that is without detriment to his continued personal existence, into the nature and the phenomenon. तो जो प्रजापति का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ईश्वर ने एक सुप्रीम गॉड, जो जिसको कोई जानता ही नहीं, उस चीज में से एक सुप्रीम गॉड को भेजा गया. और वो एक आदमी भी था, प्लस उसने अपने आप को बिना बर्बाद किए, बिना मरे, इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, फैल गया वो पूरी दुनिया में. He whom nothing higher exists, who has entered into all beings, Prajapati favored himself with children. उसने अपने बच्चों को फेवर किया, अपनी दुनिया को फेवर किया, प्यार किया, मोहब्बत किया. This view of the world determined man's goal and the morality needed for this realization. ये सेंटेंस मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया था, ये कहां से दोनों में कोई लिंक नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रजापति ने अपने आप को इस पूरी दुनिया में डाल दिया, लेकिन उसमें से एक गोल निकल के आया. गोल समझते हैं? सारे इंसानों का गोल, हर किसी का गोल, हमारा गोल है पढ़ना लिखना, ऐसे ही इंसानों का गोल है. कौन सा गोल? कि आदमी का गोल है मोरालिटी. मोरालिटी मतलब अच्छाई, किसी और का भला करना, किसी का नुकसान नहीं करना. क्यों? ये गोल किस लिए? सेल्फ को रियलाइज करने के लिए. अगर आप उस गॉड को जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको ये गोल अचीव करना होगा. एक और सेंटेंस आया, उसमें फिर मैं कंफ्यूज हो गया. द कंप्लीट कम्युनिटी विद द गॉड्स एंड दस अराइवल एट द ट्रू एटर्नल होम. कि अगर आप दुनिया के साथ कंप्लीट कम्युनिटी करते हैं तो आपको गॉड्स के साथ कंप्लीट कम्युनिटी मिल जाएगी. कम्युनिटी का मतलब होता है मेल जोल. अगर आप इंसानों से प्यार कर सकें, इस दुनिया से अच्छे से प्यार कर सकें, तो आपको गॉड्स के साथ भी प्यार हो पाएगा, मिलजुल पाएंगे. और तब आएगा तब आपको अपने एटर्नल होम पे, एटर्नल होम समझते हैं?
जहां पर कोई चीज पैदा नहीं होती, जहां मरते नहीं आप, जहां पर आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, जहां पर आप फेल नहीं होते, जहां पर आपको भूख नहीं लगती, जहां पर आप बदसूरत नहीं होते क्योंकि आप खूबसूरत नहीं होते, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते आप। अब यहां पर पैराग्राफ खत्म। अब मैं आशीष भाई से कहूंगा, क्योंकि उनका नाम भी आशीष भाई है, आशीष भाई से कहूंगा कि मैं कुछ और बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ और नहीं है, अभी भी कनेक्टेड है ये। और अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि शब्दों का ऐसा खेल है कि इनमें या तो हमको भगवान दिखेंगे या तो शैतान। शैतान मतलब कंफ्यूजन, नींद। नींद शैतान का सबसे खतरनाक रूप है। जब कंफ्यूजन होता है तो नींद आती है। द प्योर, सबसे पवित्र, डायरेक्ट एक्शन ऑफ कॉग्निशन इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ कॉग्निशन, जो कृष्णमूर्ति करते थे। सबसे प्योर कॉग्निशन, चीजों को साफ साफ देखना, कोई विचार नहीं आता उसमें। पेड़ देख रहे हैं तो पेड़ ही है, ऐसा लगता है जैसे पत्ता दिखाई देता है, एक भी पत्ते का नाम, पेड़ का नाम नहीं याद आता, कुछ थॉट्स नहीं आते, उसको बोलते हैं प्योर कॉग्निशन। ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है। वाई देन डू वी नॉट कन्फाइन आवर सेल्व्स टू दिस टाइप ऑफ कॉग्निशन? फिर हम क्यों इस तरह की कॉग्निशन में क्यों नहीं घुसते? हम देखते रहे हर चीज को। देखिए, प्रजापति की कहानी पूरी हो गई, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं लग रहा है। लेकिन कल मैं रिम्पी को बता रहा था, कल मैंने एक नया टीवी सीरियल देखना शुरू किया, तो नया सीरियल है वो, तो बोलते मुझे नहीं पसंद है, बंद करो। मैंने कहा कैरेक्टर बिल्डअप तो होने दो। आप किसी से मिलते हैं पहली बार, मैंने आपको मिला था, जब पहली बार भाई साहब से मिला था तो मैंने कहा था चुप, झूठ बोलता है, मैंने ऐसा बोला था इसको। मुझे क्या पता था कि ये मेरा छोटा भाई जैसा हो जाएगा। कैरेक्टर बिल्डअप होने में टाइम लगता है, तो पेशेंस रखें। बिकॉज मैं भैया से मैं यही कहना चाहता था, मैंने उनके जवाब में भी लिखा कि हम सब साथ में खोज रहे हैं भैया। मैं हाँक रहा हूं इस गाड़ी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहुंच गया हूं, हम सब मिलकर के चल रहे हैं। धीरज रखें, कहानी सुनते रहें। क्यों धीरज रखने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि हमारी जो आज की कंडीशन है ना, वो हमारे कल की वजह से है। हमने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हैं, या जिसकी वजह से हम ये हैं। पढ़ाई लिखाई करना पड़ रहा है, नौकरी चाकरी करनी पड़ रही है, शादी ब्याह हो गया है, वो भी ढेर सारे झंझट में है। हम हर कोई झंझट में है, लेकिन अगर झंझट में से निकलना है तो उस कुंजी को समझना पड़ेगा। तो आज जो करेंगे उससे हम हमारा कल डिसाइड होगा। तो आज बैठ करके मैं क्या कर लूं, थोड़ा सा और झंझट के साथ घुस लूं, क्योंकि अगर मैं इसको समझता हूं ना, आज मैं बल्कि थोड़ा सा मैम गुस्सा सी हो गई मेरे से, चलिए पर्सनल बातें बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों है कि हम लोग प्योर कॉग्निशन में नहीं जाते? क्यों? जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं अवेयरनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अवेयरनेस में क्यों हम नहीं रहते? क्यों हम सोचना शुरू कर देते हैं? अगर ये मालूम पड़ जाए तो क्या पता हमारी सोच रुक जाए। Why then do we not confine ourselves to this type of cognition? प्योर कॉग्निशन में हम अपने आप को कन्फाइन क्यों नहीं रखते? हम क्यों बाहर निकल जाते हैं? Why bring into the play at all the activity of reason? हम दिमाग क्यों ले आते हैं, तर्क क्यों ले आते हैं चीजों के बारे में? हम क्यों बोलना शुरू कर देते हैं, यार ये कंप्यूटर ये तो अच्छा है, कितने का लिया, कहां मिला, तुम मुझे दो सकते हो, इसमें रैम क्या है? इस तरह के ढेर सारे थॉट्स क्यों आना शुरू हो जाते हैं? प्योर कॉग्निशन क्यों नहीं होता? इसलिए बता रहे हैं, वी डू दिस बिकॉज वी आर ऑफन अनएबल टू फुल्ली एप्रीहेंड एनी गिवन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी हमको कोई चीज हमारे सामने आती है, उसको हम साफ साफ एप्रीहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, पूरी तरह से समझ नहीं पाते। एंड सो वी एक्सरसाइज रीजन इन ऑर्डर टू करेक्ट द डिफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। अब जब साफ साफ देखते हैं और समझ में नहीं आती चीजें, तो हम उस आधी अधूरी समझ को, डिफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को पूरा करने के लिए लॉजिक ले आते हैं। जैसे श्रीश है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको खोलना शुरू कर दें। बच्चे होते हैं ना, खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं, हम दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग पेचकस की तरह काम करता है। जब समझ में नहीं आता तो लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, तर्क। वी ट्राई टू फिल अप द गैप्स इन आवर एप्रीहेंशन। जो चीज देख करके खट से समझ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो उस गैप को, कंफ्यूजन को पूरा करने के लिए हम लॉजिक फिट करना शुरू कर देते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ रीजन इज ऑल्सो नेसेसरी
when I am no longer a pure spectator of the world drama but become an active participant along with others. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर मैं कोई फिल्म देख रहा हूं और फिल्म की स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, ना आए मेरी क्या, लेकिन जो ये तो हमारी स्टोरी है, मेरी लाइफ, क्यों मुझे ग्रीन फील्ड में डाल दिया गया है, क्यों मुझे स्कूल में डाला गया, इसमें तो मैं पार्टिसिपेंट हूं, ये फिल्म किसी और की कहानी नहीं है. आई एम द पार्टिसिपेंट अलॉन्ग विथ अदर्स. इन सब के साथ मुझे झेलना पड़ रहा है, मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है. कल मैं इतना ज्यादा लकी महसूस किया, आप विश्वास नहीं कर सकते. कल मैं बैंक गया था कुछ पैसे उसे जमा करने के लिए, निकालने के लिए. कम से कम 500 लोग थे वहां पर, पूरा ट्रैफिक जाम, और मेरा काम 2 मिनट में हो गया. कितना किस्मत वाला. तो हम सब पार्टिसिपेंट हैं. अपने बारे में सोचना पड़ता है भाई, नहीं समझ में आता फिर भी सोचना पड़ता है. द एक्सरसाइज ऑफ रीजन इज ऑल्सो नेसेसरी. इसलिए भी जरूरी है. व्हेन आई एम नो लॉन्गर अ मियर स्पेक्टेटर, मैं खाली इस पिक्चर को देखने वाला बंदा नहीं हूं, मैं उसका पार्टिसिपेंट हूं अलॉन्ग विद अदर्स. देन मियर परसेप्शन इज नॉट इनफ. खाली देख करके मुस्कुराहट से काम नहीं चलता. फिर आई मस्ट लुक आउट फॉर माई फ्यूचर. मुझे अपना भविष्य खुद डिसाइड करना होता है. लुक आउट फॉर माई फ्यूचर, मुझे अपना खुद ध्यान देना पड़ता है. बट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ माई फ्यूचर, अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, नेचर ऑफ द फ्यूचर. बहुत दूर कहानी थी, लेकिन मैंने, पता नहीं आप जोड़ पाए. नेचर ऑफ द फ्यूचर, हमने यही सेंटेंस पढ़ा पिछले पेज में. द प्रॉब्लम ऑफ द नेचर ऑफ देयर फ्यूचर. कौन से लोगों का जो एनलाइटमेंट हो गए हैं, वो अपने नेचर ऑफ द फ्यूचर को कैसे डिसाइड करते हैं, और हम अपने नेचर ऑफ द फ्यूचर को कैसे डिसाइड करते हैं. द प्रॉब्लम, इसको मालूम करने के लिए हमारा भविष्य कैसा होगा, एंड देन बी एबल टू रियलाइज इट, फिर उसको हम रियलाइज करने की कोशिश करते हैं. आई मस्ट ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम परसीव्ड रियलिटी. थोड़ा सा डिफरेंस है. जो एनलाइटन हो चुके होते हैं ना, उनको पता नहीं होता उनका भविष्य क्या होगा, वो देखते रहते हैं. और हम, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर का जो नेचर है उसको पक्का करने के लिए, एंड देन एबल टू रियलाइज इट, ताकि उसको पूरा कर सकूं, आई मस्ट ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द परसीव्ड रियलिटी. जो भी दिख रहा है उसमें से मुझे कंक्लूजन निकालना पड़ता है, निष्कर्ष निकालना पड़ता है. अच्छा ठीक है, अगर मान लो आज मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या मुझे एब्सेंट मिलेगी? अगर एब्सेंट मिलेगी तो क्या वो चपरासी पैसा लेकर के उसमें प्रेजेंट कर देगा? अच्छा मान लो कुछ कोई और तरीका हो. ढेर सारे थॉट्स, ढेर सारे कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं रियलिटी के. आई मस्ट ड्रॉ कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दैट विच इज नॉट टू बी डायरेक्टली कॉग्नाइज्ड. भविष्य के बारे में जो अभी तक हमको नहीं दिख रहा है, कॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में हमको कंक्लूजन्स निकालना पड़ता है. एंड इज येट अनरियल, अभी तक रियल नहीं है, वो तो इमेजिनेशन ही है ना. ऑल्दो इट इज बिकमिंग रियल, लेकिन अभी टाइम लग रहा है, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में वो रियल बन जाएगा भविष्य. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इफ ए एग्जिस्ट, अगर ए एग्जिस्ट करता है, देन बी विल कम इन टू एग्जिस्टेंस. अगर अच्छे नंबर मिले तो नौकरी मिलेगी. ये भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अभी तो रियलिटी तो है नहीं. इफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छे नंबर अगर नहीं मिलते हैं, देन बी विल नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस, तब नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी. लेकिन कितने गलत कंक्लूजन्स हैं ये, फिर भी हम करते हैं. But in order to be able to draw conclusions, we have to translate our perceptions into concepts and concepts. But in order to be able to draw conclusions, और conclusions बनाने के लिए, we have to translate our perceptions into concepts and words. और सही सही conclusions, निष्कर्ष. अगर मैं पैसा इस कंपनी में लगाता हूं, तो मुझे पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, या इस बिजनेस में पैसा लगाता हूं, या मैं नौकरी छोड़ता हूं और मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस करता हूं, तो वो पार्टनरशिप फलित होगी कि नहीं होगी. तो ढेर सारे कंक्लूजन्स बनाने पड़ते हैं. और उन कंक्लूजन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है पता है? अपने परसेप्शंस को, जो भी चीजें मैंने देखी हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स और वर्ड्स में ट्रांसलेट करना पड़ता है. 2 लोगों को मैं देख रहा हूं यहां पे, आप दोनों पढ़े लिखे हैं. मान लीजिए मैं नौकरी पर रखना पड़ेगा आप लोगों को, और मैं आप लोगों को जानता नहीं हूं, तो मुझे आपके बारे में कॉन्सेप्ट्स मालूम करने होंगे. कॉन्सेप्ट्स मतलब कहां तक पढ़ाई किया है तुमने? बीए तक या 12th तक? ओ 12th तक, तब तो शायद ये लोग काम के नहीं हैं. आप लोगों की रियलिटी जानता ही नहीं हूं मैं, तो आपकी
शक्ल को तो फिर भी देख रहा हूं, तो एक भी रियलिटी है, लेकिन आपकी बैकग्राउंड, स्कूल में आपने कितना पढ़ाई किया है, इसको देखकर, इसको जान करके क्या मैं आपके भविष्य के बारे में जान सकता हूं? इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और उनका भविष्य जीरो है। डॉक्टर साहब के साथ एक बंदा नौकरी करता था, पढ़ाई करता था, उनके पिताजी न्यूरो स्पेशलिस्ट, ब्रेन के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने सुसाइड किया था। नॉर्मल हेल्दी आदमी, क्यों? कुछ रिलेशनशिप का चक्कर था। आपने देखा होगा, आज न्यूज आया है, कोई तमिलनाडु के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर थे, उनके घर में रेड हुई, 95 किलो सोना पाया गया, पता नहीं कितना कितना पैसे रुपए पाए गए। उनको क्या पता था कि इस तरह की चीजें होंगी, सही होगा? तो फ्यूचर का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं किसी के पास को जान करके? अभी तक जो चल रहा था ना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट था, बोरिंग पार्ट अब चालू होगा। इसलिए मैंने इस पैराग्राफ के पहले लिख दिया, बकल अप, कृपया अपनी सीट की बेल्ट बांध लें। अब हम एक लंबी उड़ान के लिए जाने वाले हैं जो बहुत डरावना है। शब्द ही शब्द जाल है एकदम, बट इस जाल को जब बाहर निकल के आएंगे ना, पीछे देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे। ये ऑथर एनलाइटेंड है, ये ऑथर प्योर कॉग्निशन में रहते थे बहुत घंटों तक, दिनों तक, जब तक चाहते थे तब तक, और प्योर कॉग्निशन का उन्होंने इतना एंजॉय किया है कि वो जानते हैं कि शब्दों में फंसना कितना उलझाऊ होता है। तो शब्दों में फंसने के बारे में बता रहे हैं ये। इट इज ओनली बाय मीन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट बना बना करके, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, अच्छी नौकरी क्या है, खराब नौकरी क्या है, इस तरह के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स। इन ऑर्डर टू इट इज ओनली बाय मीन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स के जरिए ही पॉसिबल है, जो कि सपोर्ट होता है किस चीज से? मेमोरी एंड इमेजिनेशन। दैट अ कंपैरिजन ऑफ इन्यूमरेबल सेपरेट फिनोमेनन एज दे प्रेजेंट देमसेल्व्स टू परसेप्शन बिकम्स पॉसिबल। कॉन्सेप्ट सपोर्ट किए होते हैं हमारे मेमोरीज से और इमेजिनेशन से। जैसे आईएएस की नौकरी, ये एक तरह की रियलिटी भी है। हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, लेकिन उस आदमी की लाइफ कैसी होती है ये वो लड़के नहीं जानते जो लोग उस नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। इनकी लाइफ के बारे में कौन जानता होगा? वो खुद, वो आईएएस ऑफिसर जो उस काम को कर रहा है। आप अपने बारे में, आपके बारे में कौन जानता होगा? एक ग्रीनफील्ड स्कूल में या तो डॉन बॉस्को स्कूल में किस तरह की लाइफ है, लखीमपुर शहर में कैसी लाइफ है, ये तो लखीमपुर में जो जीते होंगे वही जानते होंगे, और तो कोई जानता नहीं होगा। लेकिन अब बाहर के लोग डिसाइड करते हैं आपको देखकर, अच्छा ये लड़की की लाइफ अच्छी है, मैं भी ऐसे जीऊंगा। तो वो अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं, प्लस मेमोरी, आपको देखते हैं, आप उनकी मेमोरी बनते हैं। तो इट इज ओनली बाय मीन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो कि सपोर्ट होता है मेमोरी से और इमेजिनेशन, दैट कंपैरिजन ऑफ इन्यूमरेबल सेपरेट फिनोमेनन। ढेर सारी दुनिया में फिनोमेनन है, डॉक्टर भी बन सकता है कोई आदमी, आईएएस भी बन सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, अलग अलग फिनोमेनन का कंपैरिजन करते हैं हम लोग। ये जो भी चीजें हमको दिखती हैं उनको हम देखते हैं और दिमाग में ढेर सारे उनके बारे में इमेजिनेशन करते हैं और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। बट द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स in itself presupposes a sorting out of innumerable objects perceived into classes। लेकिन जब आप किसी चीज को, कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं, किसी चीज को आप डिसाइड करते हैं कि ये अच्छी है, जैसे आजकल की देश में, आजकल की दुनिया में एक पढ़ा लिखा आदमी, आईएएस हो या एमबीबीएस हो या कोई भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी हो, ये अच्छा माना जाता है। साफ सुथरा कपड़ा पहने तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। अच्छा कैसे डिसाइड करते हैं आप? जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो इसके पहले आपको प्री सपोज करना पड़ता है, एक अंदाजा लगाना पड़ता है, एक तुक्का मारना पड़ता है। क्या तुक्का मारना पड़ता है? प्री सपोजेस अ सॉर्टिंग ऑफ द इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स परसीव्ड इनटू क्लासेस। अब जो भी चीजें आपके सामने देख रहे हैं उनको आपको क्लास में डिवाइड करना पड़ता है। पहले किसी को अच्छा बताना पड़ता है, फिर किसी को खराब। उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि यार मैं अच्छा किसको बोलूंगा, जिसके पास एक बड़ी कार होगी, या जिसके घर में 4 नौकर होंगे उनको हम अच्छा बोलेंगे, जिसके पास नौकर चाकर नहीं उनको अच्छा नहीं बोलेंगे। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसके लिए पहले आपको ढेर सारे प्री सपोजिशंस करने पड़ते हैं, उसमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है इन्यूमरेबल ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को जो भी आपको दिखाई देती है। कैसे डिवाइड करना पड़ता है? क्लास में।
अमीर, गरीब, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर आप लोगों को क्लास में डिवाइड करते हैं। उसके बाद सिंस एवरी कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स द सबजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, सबजम्पशन, एजम्पशन जानते हैं क्या होता है? एजम्पशन अंदाजा लगाना। सबजम्पशन क्या होगा? जब पता है एक्चुअली सबजम्पशन वैसे तो हम लोगों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किसी बंदे ने बहुत खोज खाज के वर्ड निकाला है। उसको पता है दुनिया में इतने ढेर सारे एजम्पशन हैं, तो एजम्पशन को भी जब आप डिवाइड करेंगे तो मान लो मेरा एजम्पशन है कि एक आईएएस ऑफिसर अच्छा होता है। अब आप उसमें नीचे डिवाइड कर दीजिए कहां के आईएएस ऑफिसर अच्छे होते हैं। यूपी के अच्छे होते हैं कि तमिलनाडु के अच्छे होते हैं, कौन सी नौकरी पाऊं मैं, इसको बोलेंगे सबजम्पशन। शहरों की लाइफ अच्छी होती है, तो कौन से शहर की लाइफ अच्छी होगी वो भी डिवाइड करना होगा आपको। फोन कंप्यूटर से अच्छा होता है, ठीक है, फोन। अब फोन में भी कौन से फोन अच्छे होते हैं, इसको बोलते हैं सबजम्पशन। एजम्पशन के अंदर में एजम्पशन, टू कंसिडर अ पार्ट ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स एजम्पशन। दुनिया में ढेर सारे एजम्पशन ही तो हैं। स्कूल जाओगे, स्कूल जाना ही अपने आप में खतरनाक है, लेकिन लोगों ने डिवाइड करके बता दिया स्कूल जाना तो कम से कम स्कूल नहीं जाने से तो अच्छा ही है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल तक स्कूल नहीं गए? कितने बच्चे हो जो कभी स्कूल नहीं गए? कृष्णमूर्ति, बुद्ध, उनके बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता हमको। तो होता क्या है कि सिंस एवरी कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स द सबजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ सिंगल परसेप्शन फ्रॉम अ सर्टेन डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू। बेचारा नींद आ गई इसको। वर्ड है ना, वर्ड। अब इसको जस्ट अभी पता है मैं आपसे खाली कहता हूं, इतना मुश्किल है तो चलो सेंटेंस को ही देखते हैं कि कैसे जोड़ा है। इतना लंबा सेंटेंस को कैसे जोड़ा है उसने, ध्यान से सुनिए। सिंस, क्योंकि, एवरी कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब अच्छा बुरा, कॉन्सेप्ट मतलब आइडियाज। आपके पास भी एक आइडिया है, आपका दोस्त अभी आया तो उसने फोन किया कि यार मुझे मेरी फोटोज दोगे, कुछ फोटोज खींचे उसने। मैं भी अपने फोन में फोटोज खींचता हूं। आज ही आप डॉन बॉस्को के टीचर मुझे क्लास में रोक करके बोलते हैं, सर एक जरूरी बात करनी। मैंने कहा बताइए सर। मैंने कहा सर आपकी और मेरी उम्र एक है। मैंने कहा हाँ। बोलता है फिर मुझे झुर्रियां क्यों पड़ गई, आपको झुर्रियां क्यों नहीं पड़ी? मैं उनको क्या बताऊं। फिर मैंने बहुत देर तक सोचा। मैंने कहा सर सरसों का तेल लगाया करिए आप। मुझे याद आया मैं सरसों का तेल सर पे लगाता हूँ, क्या पता मुंह पे भी लगा लेता हूँ, उससे झुर्रियां चली जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब झुर्रियां अच्छा है कि खराब पता नहीं। तो झुर्रियां अच्छी चीज है कि खराब? आपने तुरंत, मुझे पता है आपने दिमाग में डिवाइड कर दिया इसको। आप तो झुर्रियों में जी नहीं रहे हैं। जब आप झुर्रियों को जी नहीं रहे हैं तो आपको कैसे मालूम कि अच्छा है कि खराब? मैं कहूंगा कन्फाइन योर सेल्फ टू प्योर कॉग्निशन। सर पता नहीं, किसी को देखते हैं तो बूढ़ा लगता है वो आदमी, लेकिन बूढ़ा आदमी कैसी लाइफ जी रहा है मुझे क्या पता। जब मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस आएगा तभी तो मैं बता सकता हूं। सर को भी उससे बहुत दिक्कत नहीं होती होगी जब तक कि शीशे में नहीं देखते होंगे अपने आप को। शीशे में देखते होंगे, अपने झुर्रियां दिखती होंगी, किसी और की झुर्रियां से कंपेयर करते होंगे, तब लगता, और वो भी अपने से बराबर की उम्र के लोगों से। उनसे 10 साल ज्यादा हो और उनको झुर्री ना हो तो और दुख होगा। सेंटेंस ये है, सिंस एवरी कॉन्सेप्ट, कोई भी सही या कोई भी गलत चीज को, हर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है द सबजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिंगल परसेप्शन। सिंगल परसेप्शन मतलब जो आपने देखा है। झुर्रियां तो हमने आंख से देखी हैं। अब झुर्रियां कैसी होनी चाहिए? बहुत से हमारे पेशेंट आते हैं, पेट जब मैं देखता हूं उनका अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो उनके पेट में झुर्रियां होती हैं, मतलब मार्क्स होते हैं। जैसे औरतों को बर्थ मार्क देखे आपने कभी? आपके भी रहा होगा। आप जब मोटे से पतले हुए होंगे तो स्किन में फोल्ड्स जो होते हैं उसके कलर आ जाते हैं ब्लैक कलर के। वो अच्छा होता है कि खराब? जब कोई आदमी मोटा से पतला हो तो अच्छा होता है, जब पतला से मोटा हो तब खराब होता है। सिंगल परसेप्शन फ्रॉम अ सर्टेन डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो हमारे सबजम्पशंस हैं, हमारे एजम्पशंस हैं, हमारे कंक्लूजन्स हैं, ये असल में किसी चीज को किसी एंगल से देखा गया है और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं शब्दों में। और भैया ये सही है कि गलत है मत पूछिएगा मुझसे,
क्योंकि सही और गलत कैसे पता चलता है? प्योर कॉग्निशन से। लेकिन हम तो प्योर कॉग्निशन कर नहीं पाते, इसलिए हम पतली गली लेते हैं। पतली गली मतलब थॉट्स को यूज करते हैं। अच्छा ठीक है सर, बुद्ध जो थे वो तो देखने में तो शांत लगते थे सर, तो कपड़ा कैसा पहनते थे? कपड़ा ही पहन लेते हैं वैसा हम लोग कम से कम। और बाल वाल कटवा लेते थे तो हम भी बाल कटवा लेते हैं, और ऐसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं, फिर खुजली होती रहती है इधर, फिर यहाँ खुजली होती रहती है, फिर ख्याल आता है अरे सर प्लीज सर एक व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, उसको पढ़ लें पहले। बुद्ध के पास तो फोन भी नहीं था। अरे बुद्ध के पास फोन होता तो एनलाइटन होते वो। ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग एक एनलाइटन आदमी की बात सुन रहे हैं ध्यान से, उसने कैसे देखा चीजों को। वो कह रहा है, पीछे शहर कह रहे हैं कि जो भी हाउ, किस तरह से, सॉरी, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सॉर्टिंग आउट और क्लासिफिकेशन, और जब आप चीजों को इस तरह से डिवाइड करते हो, अच्छा बुरा कम नीचे ज्यादा अपने थॉट्स में, इसकी वजह से क्या होता है? द एटर्नल, एटर्नल मतलब जो आत्मा वात्मा है, जो रियलिटी है, जो ब्रह्मांड है, जो हमेशा से है, एटर्नल हाउ, हमेशा क्वेश्चन उठता रहता है कि कैसे हो रहा है, फिर ये कैसे हुआ, अगर ये अच्छा है तो ये क्यों अच्छा है, अच्छा इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। द एटर्नल हाउ विच अलोन इज नोन टू द प्राइमरी टाइप ऑफ कॉग्निशन। ठीक है सर, आप कहते हैं झुर्रियां खराब होती हैं, तो झुर्रियां क्यों खराब होती हैं? तो आपने कैसे पता, आपने कैसे कहा? ये पीछे पीछे जाते जाते प्राइमरी कॉग्निशन पर ही तो आता है। कॉग्निशन मतलब अपनी आंख नाक कान से देखा गया चीज। झुर्रियां क्यों खराब मानी जाती हैं? क्योंकि उसको किसी बूढ़े आदमी में देखा गया है, बूढ़ा आदमी जो मर गया। तो अल्टीमेटली झुर्रियां क्यों खराब है? क्योंकि झुर्रियां डेथ से रिलेट कराती हैं, और डेथ हमारे हिसाब से खराब चीज है। और गौतम तो बोलते भैया ये बॉडी चाहिए नहीं मुझे, इस बॉडी से तो जरा झंझट है, क्योंकि जब बॉडी को छोड़ करके मैं अलग खड़ा हो सकता हूं तो मैं बॉडी क्या करूं? तो डेथ अच्छा है कि खराब पता नहीं, लेकिन आपने एज्यूम कर रखा है। एटर्नल हाउ आपके बेसिकली आपका कॉग्निशन पर ही सब कुछ आधारित है, थॉट्स पर नहीं। दैट इज टू परसेप्शन इज डिफरेंशिएटेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये सब चीजें आप डिवाइड करना शुरू कर देते हैं थॉट्स में, कुछ को पास्ट में, प्रेजेंट पर, फ्यूचर में। एट द सेम टाइम, इन द सेम वे दैट इंडिविजुअल फेनोमेनन आर सबज्यूम्ड अंडर कॉन्सेप्ट्स। इसी तरह से आप जब भी किसी फेनोमेनन को देखते हो, कुछ भी चीज हो रहा है उसको देखते हो, तो आप उसको एक कॉन्सेप्ट में सबज्यूम कर देते हो, डिवाइड कर देते हो कि अच्छा है या खराब है। ऐसा मैं जानता हूं सर, बीमार है ये, बीमारी अच्छी नहीं हो सकती। आज मैंने देखा एक औरत ने, वही जो मैं बता रहा था, एक औरत ने अपने 4 बच्चों को, चौथे को तो नहीं मार पाई, पुलिस ने पकड़ लिया, क्राइम पेट्रोल में आया था ये। पहले को उसने पानी में धक्का मार के खत्म कर दिया, दूसरे को उसने घर के अंदर ही टब में गिरा करके मार डाला। और बेचारी बहुत अच्छी औरत पुलिस के सामने रो करके बोली आप जेल डाल दो, मैं इतनी गरीब हूं कि बच्चों को मैं पेट नहीं भर पाती हूं तो बहुत दुखी होती हूँ, इसलिए मैंने मार दिया। खराब माना जाता है। महाभारत में कहानी है और उसमें ये मौत अच्छी मानी जाती है। पता है किसको? एक औरत ने अपने कितने बच्चों को मारा था? 4 या 5 बच्चों को मारा था। पति से शादी की थी तो पहले प्रॉमिस मांग लिया था कि बच्चों को अगर मैं कुछ करूंगी तो तुम क्वेश्चन नहीं उठाओगे। तो उसके शायद 7 बच्चे थे। पहला बच्चा हुआ, उसको नदी में फेंक के मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, लास्ट को बचा लिया, उसके बाप ने बचा लिया। लेकिन उसकी फिर वाइफ ने कहा था अगर बचा लोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। और बेचारा जिसको बचाया उसकी जिंदगी पता है कैसी चली? उसकी मौत कैसी हुई थी? उसकी पूरे बॉडी पर तीर मार करके पता नहीं कितने दिन तक तीर के साथ उसको जिंदा रहना पड़ा। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। तो उस गंगा जो कॉन्सेप्ट्स महाभारत के हिसाब से सही था सर। ऐसे तो क्राइम पेट्रोल में गंगा जी को जेल डाल दिया गया होता अगर आज होती तो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उस हिसाब में तो गंगा जी थी वो। जब भी आप कोई फेनोमेनन देखते हो, जब भी कुछ चीज को होते हुए देखते हो, तो आप उसको कॉन्सेप्ट बना लेते हो। दीज फॉर्म्स ऑफ थॉट, इस तरह के जो आपके थॉट्स होते हैं, टेकिंग शेप बाय ग्रेजुअल एडेप्टेशन टू परसीव्ड रियलिटी। ग्रेजुअल एडेप्टेशन टू परसीव्ड रियलिटी, जो चीजें हो रही हैं, परसीव्ड रियलिटी है, उसके हिसाब से आपके थॉट्स बदलते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं। Produce in their totality the web of logic as the reflected image of the casual consequence of the perceived world, concepts and forms of thought, and their side having their deposit called language. आपके थॉट्स चीजों को देखती है, उनको डिवाइड करती है, फिर डिवाइड करती हैं तो उसको वैसे ही दिखती हैं दुनिया। अगर मैंने आपको, आप यहां आते हैं मेरे घर में,
आपको एक दिन मैंने सिगरेट पीते हुए देखा था। क्यों पिया था आपने? नहीं पिया था। मैं जानता हूं आपने नहीं पिया था, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपने पिया होता तो बोलते सर कहां देखा था सर, कब देखा था सर, तब मुझे मालूम पड़ जाता अच्छा इसका मतलब पिया होता, तब मैं तुक्का मारता। लेकिन ये जो शब्द है ना हमारे रियलिटी के साथ धीमे धीमे हम दुनिया को एक नजर से देखते हैं, उस नजर से देखने के बाद उसको सही या गलत बोलते हैं, और जब सही या गलत होता है तो हमको सही गलत दिखना शुरू हो जाता है, और जब दिखता है तो हम उसको और दिमाग में कंक्लूजन्स बनाना शुरू कर देते हैं। इन सब की वजह से हमको बाद में क्या मिलता है, लास्ट में पैराग्राफ खत्म हो गया ये वाला, लास्ट में जो मिलता है उसको बोलते हैं लैंग्वेज, भाषा जो इंसान यूज करते हैं। इवन द मोस्ट सेल्फ एविडेंट जजमेंट, जो कि साफ साफ जाहिर चीजें हैं, उनके लिए भी आर बेस्ड अपॉन सम लॉजिकल कंक्लूजन, उसको भी हम लोग किसी न किसी तर्क के बिहाफ पे बोलने की कोशिश करते हैं। इवन वेन वी आर अवेयर ऑफ इट, जब हमको पता है फिर भी, जैसे कि दस द स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है द अर्थ एग्जिस्ट्स, धरती है, धरती एग्जिस्ट करती है, इज अराइव्ड बाय द फॉलोइंग सिलोजिज्म, सिलोजिज्म मतलब कहानी, एक स्टेटमेंट। व्हाट आई सी एग्जिस्ट्स, जो मैं देखता हूं वो तो होता है, एंड आई सी अर्थ, और मैं धरती को देख रहा हूं, देयरफॉर द अर्थ एग्जिस्ट्स। 3 सेंटेंस में मैंने प्रूव कर दिया कि धरती है। पहली चीज तो जो भी चीजें मैं देख रहा हूं वो सब तो है, और धरती को मैं देख रहा हूं इसलिए धरती है। अरे चचा धरती तो है, तुम्हारे जमीन के नीचे वाली, तो तुम नीचे गिर जाते होते कहां, तुम धरती पे खड़े हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस है धरती, बट फिर भी इसको हम तर्क में बताते हैं। Thus, a statement only needs to be shaped in the form of syllogism to ascertain whether it is true or not. हमारी आदत ऐसी हो गई है, चीजों को शब्दों में जब तक नहीं सोच लेते हैं तब तक हमें डिसाइड नहीं कर पाते कि वो सच है कि झूठ। Everything arrived at by reason must be perceived in some form or the other. जो चीज भी आप थॉट्स में या तर्क से साबित कर रहे हो, असल में कहीं न कहीं कभी न कभी किसी ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, परसीव किया होगा। In other cases, the activity of the reasoning faculty can only be compared to a loom running empty. Despite its noise, it produces nothing. दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो दिमाग में हमारे तर्क चलते हैं ना, वो किसी और का देखा हुआ है। कहानी सुनी है आपने, वो गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, सुना है आपने? जंगल की कहानी है, ये सब की कहानी थी, बहुत गहरी कहानी रही होगी। आज लग रहा है मुझे, एक बार कहीं से आकाश में बिजली कड़की, तो किसी जानवर ने कहा कि आकाश टूट गया, गिर रहा है, भागो। लोग भागना शुरू कर दिए, जो भी नेक्स्ट जानवर मिलता सब उसको बोलते आकाश टूट रहा है, भागो, नीचे गिरने वाला है आकाश। सब भागते गए भागते गए। बाद में किसी समझदार से जानवर ने कहा कहां टूट रहा है, कहां गिर रहा है, किसने बताया? सबने बताया, उसने 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 लास्ट में किसी ने कहा मैंने आवाज सुनी थी, किसी ने सुनी थी। उसका सुनना एक सेंटेंस बना, सेंटेंस किसी और के लिए सेंटेंस बना। असल में ये है क्या? लूम रनिंग एम्प्टी। लूम मतलब जो कपड़े बुने होते हैं ना, वो लूम होता है। लेकिन वो कपड़े के अंदर होता क्या है? कुछ नहीं होता, हवा होती है। सच बता रहे हैं। जो रस्सियां होती है, रस्सियां क्या होती हैं? हम लोग जो साइंटिस्ट हैं, आपको पता है ना एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मालूम है एटम क्या होता है? आपको पता होगा भैया को। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन ये तीनों क्या लोग होते हैं? इसको बोलते हैं क्वांटम होता है। और क्वांटम पता है क्या होता है? क्वांटम मतलब नथिंग, कोई चीज नहीं। नथिंग अपने आप में ऐसे घूमती रहती है। जब नथिंग है तो घूम घस सकती है, लेकिन घूमती है। फिर वो मिल करके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। डिस्पाइट द नॉइज, इतनी शोरगुल तो होती है, लेकिन हमको लास्ट में मिलता क्या है? इट इज प्रोड्यूसिंग नथिंग, कुछ नहीं पैदा करता। शोरगुल जो हमारे दिमाग में चलता है ना, उससे परसेप्शन नहीं आता, उससे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कभी भी। लेकिन ये लोग जो होते हैं सीयर्स, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं,
उन्होंने कोई तरीका खोजा था जानने का। कल